नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। जिस तरह मैंने पहले वादा किया था, ब्रेक से वापस आते ही सीधा अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। जी, पहली कॉल लेते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बुखारी साहब, मैं ज़िया बोल रहा हूँ वेकफील्ड से। मेरे दो क्वेश्चन है, दोनों कन्फ्यूजन है। दोनों क्वेश्चन में इसलिए बताइए। पहली चीज़ ये कि सेटलमेंट मिली है थ्रू रिफ्यूजी स्टेटस, ठीक है। जी। तो उसमें डेफिनेटली जो इमिग्रेशन लॉ ब्रीच होता है, कुछ अर्सा ओवर स्टे रहे, लेकिन खुद ही अप्लाई किया था असाइलम। अज्यूम ये किया था कि विजिट वीज़ा तो 2 साल कम से हम उस पर रह सकते हैं, लेकिन उनको इमिग्रेशन ऑफिसर को एक्सप्लेन किया था तो उसने मान ली थी बात। अब ये है कि दूसरा ये है कि जिनेवा कन्वेंशन भी प्रोटेक्ट करता है रिफ्यूजी को, कि उनको फैसिलिटेट करना चाहिए और नेशनलिटी के लिए उन पे कोई पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो ये इस पे नेशनलिटी में प्रॉब्लम कर रहे हैं। अच्छा, सपोज अगर पेरेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते नेशनलिटी, तो जो बच्चे हैं जिनके पास ILR है, वो यहाँ पे 9-10 साल से रह रहे हैं, उनकी एज भी 10 साल से ज़्यादा है, उनकी नेशनलिटी के लिए क्या प्रोसीजर है, कि उन पे भी सेम इम्प्लीमेंट करेगा या नहीं? ये मेरे दो क्वेश्चन है। ये एक सवाल है कि दूसरा सवाल भी हो गया आपका? पहला तो ये हुआ ना कि जो करेक्टर वाला है वो जो है, चलें, मैं समझ गया सर, मैं बताता हूँ। कर। अच्छा सर, पहला सवाल आपका ये है कि अगर आप रेफ्यूजी स्टेटस पे हैं और जो जिनेवा कन्वेंशन कहता है कि आपको कोई पीनलाइज नहीं करना चाहिए, तो क्या एक रेफ्यूजी को जिसको इंडेफिनिटली मिल चुकी है उसको पीनलाइज किया जाएगा उसके इनिशियल बिहेवियर के ऊपर? इसमें ज़रा थोड़ी डिफ्रेंसिएशन आपको करनी पड़ेगी जी, क्योंकि जिस तरह से होम ऑफिस इस चीज़ को अप्रोच कर रहा है, वो इसको एज पीनलाइजेशन नहीं अप्रोच कर रहा। वो ये नहीं कह रहे कि हम आपको सज़ा दे रहे हैं कि आप इन ब्रीच रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी एक रिक्वायरमेंट है कि आप इन ब्रीच ना रहे हों। सो ये दोनों में एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट फ़र्क है। सो होम ऑफिस जिस तरह से इस चीज़ को देखता है, वो ये कहता है कि जी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं गुड कैरेक्टर की। उस गुड कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो हमने एक चीज़ ये भी डाल दी है कि पिछले 10 साल में आप कहीं पे भी इन ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन रूल्स ना रहे हों। अगर तो ऐसा है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर जब भी आपकी वो ब्रीच खत्म हुई, जब से आपकी वो विदाउट ब्रीच 10 ईयर्स कंप्लीट होते हैं, आप वहां से अपने टाइम को देख सकते हैं। सो उससे ज़्यादा हम इसको नहीं देखेंगे। अब अगर आप विजिट वीज़ा पे आए थे, पहले 2 साल आप यहाँ पे रुक गए, आपने बताया कि आपने जाके जब इंटरव्यू किया था इमिग्रेशन ऑफिसर को आपने बताया, आपको पता नहीं था, उन्होंने मान भी लिया, वो सारी बात एक साइड पे है। द फैक्ट इज, जो अगर आप लीगली एक कानून के ज़मरे में इस चीज़ को देखें, तो फैक्ट सिर्फ ये बनता है कि क्या वो 2 साल आपके पास लीव टू रिमेन थी या नहीं। आपके पास उस वक्त लीव टू रिमेन नहीं थी। उस बार ठीक है, आपने असाइलम किया, आपका असाइलम एक्सेप्ट हो गया, आपको 5 ईयर्स का रेफ्यूजी स्टेटस मिल गया, अब आपको इंडेफिनिट लीव भी मिल चुकी है। लेकिन अगर आपके पूरे टाइम को देखा जाए, फॉर एग्जांपल आपने 7 साल गुजारे हैं यूके में, उन 7 सालों को देखा जाएगा, ऑब्वियसली 10 साल तो आपके हैं नहीं, आपके 7 सालों को देखा जाएगा, क्या उसमें कहीं पे भी आप इन ब्रीच रहे? अगर आप रहे तो वो चीज़ आपके ऊपर भी अप्लाई होगी। सो मेरी नज़र में अगर आप इन ब्रीच या आपके पास लीव टू रिमेन नहीं थी पहले 2 साल में, 6 महीने के बाद आपके पास नहीं होगी, अगर वो बात सही है, तो फिर आप अभी नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपको रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा इस बात पे कि आप गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकते। ये तो आपका एक पॉइंट हो गया। दूसरी आपने बात पूछी बच्चों की कि जी बच्चे किस ज़िम्मे में आते हैं, क्या बच्चों को भी इसमें एक्सेप्ट किया जा सकता है कि नहीं। बच्चों की एक चीज़ याद रखिए जी, बच्चों के लिए जब आप अप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो एज अ राइट उनका कुछ नहीं बनता कि उनको रजिस्टर कर लिया जाए एज अ ब्रिटिश नेशनल, अगर वो पेरेंट्स के साथ अप्लाई नहीं कर रहे। तो आपके बच्चों का अगर इसमें आप देखें कि क्या सिचुएशन बनती है कि उनको 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, उनकी उम्रें 10 साल से ऊपर हो गई, जो कुछ भी है, आप उस नज़र से अगर देखेंगे, अगर वो 18 साल से कम उम्र के हैं तो उनको आपने रजिस्टर कराना है एज ए ब्रिटिश नेशनल। रजिस्टर कराने के लिए आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो आपकी एक डिस्क्रेशन के ऊपर आएगी। उस डिस्क्रेशन के ऊपर जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो आप रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि हमारे सर्कमस्टांसेस अब ऐसे हैं कि इन बच्चों का इतना टाइम भी गुजर चुका है, ये उसको अपना यूके को अपना होम कंसिडर करते हैं, इंडेफिनिट लीव भी इनके पास मौजूद है, 1 साल उसको भी गुजर चुका हुआ है, 5 साल से ज़्यादा टाइम गुजार चुके हैं। सो जो एडल्ट्स वाले रूल सारे अप्लाई होते हैं वही इनके ऊपर अप्लाई किए जाएं और इनको एज ए डिस्क्रेशन ये लीव दे दी जाए।
ये बात कहाँ जाती है? ये बिल्कुल एक ट्राई करके देखने वाली और 50-50 वाली बात है कि वो क्या उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। आज से साल 2 साल पहले हम ये एप्लीकेशंस करते होते थे तो अक्सर मान जाता था होम ऑफिस कि अच्छा ठीक है, बच्चे हैं, इन्होंने इतना टाइम भी गुजार लिया, इंडेफिनेटली भी मिल चुकी, पेरेंट्स ना भी अप्लाई कर सकें किसी वजह से, इंग्लिश टेस्ट नहीं किया हुआ या कोई क्रिमिनलिटी है, तो बच्चों को फिर भी दिया जा सकता है। लेकिन पिछले साल दिसंबर में जब गाइडेंस चेंज की गई है, उसके बाद वो किस तरह से इसको ट्रीट करते हैं मैं अभी आपको नहीं बता सकता। मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप उसको ट्राई करके देखना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे हाँ या ना में जवाब मांगें तो मैं यही कहूंगा कि बेहतर है कि बच्चे आपके साथ ही अप्लाई कर रहे हों या वो 18 साल से ऊपर हो चुके हों, तब जाके इस चीज़ के अंदर अप्लाई करें। तब मैं आपको कह सकता हूं कि हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि उनकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होंगी। उसके अलावा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट करना तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको किसी किस्म का हतमी जवाब उस पर नहीं देना चाहता क्योंकि मेरी नज़र में उसका कोई हतमी जवाब है नहीं। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो जी। हेलो हेलो जी। जी हेलो जी, बहार साहब बोल रहे हो? बोल रहा हूं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर बताइए। बहार साहब, हमने अपने अपने बच्चे का केस दिया था, उसने उसकी वाइफ का केस दिया था, तो सर अपना टीवी बंद कर दीजिए, आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी, प्लीज बताइए क्या। हेलो, नेक्स्ट कॉल लेनी पड़ेगी जी। देखिए आपकी कॉल ड्रॉप हो जाती है, कभी भी टीवी लगा के कॉल ना किया करें, वो सिस्टम से ड्रॉप हो जाती है। अच्छा जी। हेलो हेलो जी। मैंने पूछना था, हमने FLRFP पाई थी, उन्होंने रिफ्यूज कर दी। फिर हमने JR को उनको लेटर डाला रिएक्शन प्रोटोकॉल का, 14 दिन में उनका जवाब मांगा उनसे। उन्होंने कोर्ट की बजाय हमें एक लेटर डाल दिया, कोर्ट में मत जाओ, हम आपका केस रिकंसीडर करते हैं। ठीक है, वे अगर जो रिफ्यूज कर देते हैं दोबारा अपील मिलेगी इसके साथ? ओके आपको जो उन्होंने वो लेटर कहा कि हम आपको रिकंसिडर करने को तैयार हैं, उसमें आपको उन्होंने कुछ लिखा है इसके बारे में, अपील के बारे में? नहीं, उन्होंने हमको आउट ऑफ कंट्री अपील मिला था। अच्छा, वो तो पहले मिली थी ना आपने, उसके बाद जुडिशियल। चलिए मैं बताता हूँ जी। आपको उन्होंने रिफ्यूज किया, आपको जो पहली एप्लीकेशन जो रिफ्यूज होकर जो आपको जवाब आया, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आपको अपील का राइट बाहर से मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा। फिर आपने जुडिशियल रिव्यू में जाने के लिए प्री एक्शन प्रोटोकॉल यानी जुडिशियल रिव्यू की फर्स्ट स्टेज पे उनको प्री एक्शन प्रोटोकॉल का लेटर डाल दिया। उसके ऊपर आपने बताया कि उन्होंने आपको जवाब ये दिया कि आप अपना केस आगे जुडिशियल रिव्यू में ना भेजें, हम इसको रिकंसिडर करने को तैयार हैं। अब जब वो उसको रिकंसिडर करते हैं तो किस बेसिस पे रिकंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि जो भी आपने आर्ग्यूमेंट्स अपनी बनाई हैं, आपकी केस में इतनी जान है या इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि उन्होंने कहा कि अच्छा हम इसको रिकंसिडर करने को तैयार हैं, या उनको नजर आया कि उन्होंने जो अपना डिसीजन किया है उस डिसीजन के अंदर उनकी कोई ना कोई गलती है, तब वो इस चीज पे आए हैं कि हम इसको रिकंसिडर करने को तैयार हैं। अब वो आपको अगर रिफ्यूज करते हैं, आप ये देखिए कि आपके केस में अगर ह्यूमन राइट्स के इश्यूज बनते हैं और आपने उसी बेस के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, तो फिर आपको अपील का राइट मिलना चाहिए, प्रोवाइडेड वो आपको सर्टिफाई ना कर दें। सर्टिफाई करने का क्या मतलब होता है कि होम ऑफिस कहता है कि जी हमने आपका केस कंसिडर किया है लेकिन इसके अंदर कोई जान नहीं है और इस वजह से हम आपको सर्टिफाई कर रहे हैं कि ये केस आपका क्लियरली अनफाउंडेड है, यानी इसमें कोई जान नहीं है, तब वो आपको रिफ्यूज करते हैं और अपील का राइट इन कंट्री नहीं देते। लेकिन इस वक्त जो कानून जिस तरह चल रहा है, इस वक्त सिर्फ 3 सूरतों में आपको अपील का राइट मिल सकता है। या आपके पास आपने इंटरनेशनल प्रोटेक्शन की दरखास्त डाली हो यानी असाइलम की दरखास्त डाली हो, या आपके पास इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मौजूद थी, या आपके पास असाइलम स्टेटस चल रहा था और इसको रिवोक किया गया, उसकी बेस पे आपको मिल सकता है अपील का राइट। या तीसरी चीज है कि आपने ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डाली जिसको रिफ्यूज किया गया और उन्होंने आपकी केस को सर्टिफाई नहीं किया। अगर आपकी केस में लगता है कि उन्होंने आपको सर्टिफाई करके अपील का राइट नहीं दिया, तो आप दोबारा जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि आमतौर पे अगर आपकी केस को वो रिकंसिडर करने को तैयार हो जाते हैं और फिर दोबारा रिफ्यूज करते हैं, तो आमतौर पे उसको सर्टिफाई नहीं किया जाता। मुझे इसी चीज की उम्मीद होगी कि आपको अपील का राइट मिलेगा।
और फिर याद रखिएगा, जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में जिस तरह बात की कि अगर आपको अपील का राइट मिलता है तो उसको आपने बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है, बहुत तरीके के साथ तैयार करना है। उसमें ये जल्दबाजी नहीं करनी कि अच्छा जी फलाने को किसी जानने वाले का काम हुआ था तो बस मैं उसी को जाके दे देता हूँ केस। ऐसा नहीं करना। पहले देखिए कि वकील जो आपका काम करने को जा रहा है वो अपना काम किस तरह जानता है, उससे मिलें, खुद समझें, अपना माइंड खुद मेकअप करें। अपने केस के बारे में आपको जो एक फीलिंग होगी जो अगले बंदे को देखे कि वो बंदा किस तरह से काम कर रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी का कह देना कि हाँ मेरा काम इनसे हुआ था तो इन्हीं के पास चले जाओ। ठीक है जी, इस चीज का बस ख्याल रखिएगा। मुझे लगता है कि आपको अपील का राइट मिलना चाहिए इसमें। अगर नहीं मिलता तो आप दोबारा जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक जी। नेक्स्ट सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो, आज क्या हो रहा है जी? हेलो हेलो जनाब। और जनाब आपने फोन ही काट दिया। सर मैंने तो नहीं काटा था, मेरे तो हाथ आपके सामने हैं जी। वो आपकी लाइन कट गई होगी बिकॉज अगर आपका टीवी चल रहा होता तो वो सिस्टम की वजह से हो जाता है। चलें बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो जी बताइए, मैं सुन रहा हूं। और वकील साहब से बात करा सकते हैं? सर जी वकील साहब ही बोल रहे हैं, बताइए। हाँ जी, वो मैंने केस लगाया था। अच्छा, कौन सा केस लगाया था जी? हमारा बच्चों के हिसाब से लगाया था, 7 साल का केस लगाया था। अच्छा, तो हमने जो केस लगाया था हमें IS 96 लेटर आ गई। ठीक। तो हम साइन करने गए थे और वहां हमको बुलाया था उन्होंने। सर बताते जाएं, मैं सुन रहा हूं। IS 96 की कोई अभी वैल्यू नहीं, मुझे केस के बारे में बताइए। केस बस वही लगा है, हमारे 7 साल के बच्चों के बेस पे लगाया है केस में। ठीक है, जवाब आया कि नहीं? अभी जवाब नहीं आया, बस IS 96 लेटर आई है। वो हम वहाँ होमवर्क से हमें बुलाया था सोलियल में साइन करने। उन्होंने ना हमसे साइन कराया ना कुछ कराया, सिर्फ हमारा फेस देखकर हमें भेज दिया और बस यही कहा कि अगले मंथ को फिर आ जाना। ठीक है, तो आपका क्या हिसाब है इसका, मतलब मुझे बताओगे? चलें मैं बताता हूं सर। देखिए IS 96 का मतलब ये होता है कि आपको उन्होंने बुलाया है कि आप रिपोर्टिंग पे आए रेगुलरली। किसी के पास भी अगर इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है यूके में और होम ऑफिस को उसके बारे में पता है या वो उस केस को देख रहे हैं, तो आमतौर पे उनको IS 96 भेजा जाता है कि जी आप हमारे साथ इन टच रहिए क्योंकि आपके पास इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है। आपने बच्चों की बेस पे केस डाला, केस आपका चल रहा है, अगर उसका अभी तक जवाब नहीं आपको आया लेकिन IS 96 आ गया तो रिपोर्टिंग पे तो आपको जाना चाहिए। रिपोर्टिंग का मकसद क्या होता है? वो ये देखना चाहते हैं कि ये लोग जिनके पास स्टेटस नहीं है, अगर हम इनको डिटेन नहीं करते और इनको हम रहने देते हैं जहां कहीं पे भी ये रह रहे हैं और जिस तरह से भी ये चल रहे हैं, तो क्या ये हमारे साथ रिपोर्टिंग पे जारी रखेंगे, रिपोर्टिंग जारी रखेंगे कि नहीं। अगर आप वहां पे रिपोर्टिंग पे नहीं जाते तो उनके पास एक बहुत अच्छा जवाब बन जाता है आपको डिटेन करने का, जो कि मैं नहीं समझता कि आपके केस के लिए अच्छी चीज़ है। दूसरी बात ये होती है कि अगर वो आपको डिटेन नहीं भी करते और आप IS 96 के बाद भी रिपोर्टिंग पे नहीं जा रहे होते, तो अक्सर वो आपके केस को बिल्कुल साइड पे रख देते हैं कि जी इसको अभी हमने फैसला ही नहीं करना, इसको हमने देखना ही नहीं है क्योंकि ये रिपोर्टिंग पे नहीं आ रहे, इनका केस एक तरह से हम डिसमिस कर रहे हैं। ये चीज़ इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जब भी किसी को रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जाता है, मैं कहता हूँ जी अपने हालात को देखते हुए अपनी तैयारी जरूर रखें, अपनी प्रोटेक्शन जरूर रखें। कोई ना कोई एप्लीकेशन आपकी होनी चाहिए जब आप रिपोर्टिंग पे जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है तो आपकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अपने इर्द गिर्द प्रोटेक्शन जरूर रखें और उसके बाद जब आप जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि केस आपका चल रहा है। जब आपका केस अपने स्टेज बाय स्टेज चल रहा होता है, अगर कहीं पे जाके खत्म हो जाता है, आपके सब कुछ रिफ्यूजल्स हो जाते हैं, तब जाके आपको ये फिक्र करने की जरूरत होती है कि अच्छा ये अब क्या हो सकता है। लेकिन अगर आपका केस चल रहा है, कोई ना कोई एप्लीकेशन आपकी डली हुई है, तो आमतौर पर इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी। आपके केस में बच्चों की बेस पे आपने केस डाला है, अभी तक उसका जवाब नहीं आया, रिपोर्टिंग पे लगाया है, रिपोर्टिंग पे आप जाते रहिए, उसमें कोई अभी घबराने वाली बात मुझे नजर नहीं आती। मुझे नहीं लगता कि वो बच्चों के साथ आके आपको अभी पकड़ के डिटेन कर लेंगे सिर्फ इसलिए कि आपके पास अभी स्टेटस नहीं है, हालांकि आप रिपोर्टिंग पे भी जा रहे हैं और केस भी आपने डाला हुआ है। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लें जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जनाब वालेकुम सलाम जी, थैंक यू जी। बुखारी साहब एक क्वेश्चन पूछना है आपसे जी कि स्पाउस वीजा के लिए 6 मंथ की कहते हैं चाहिए, तो क्या ये मस्त है? इससे कोई कमी पेशी की कोई गुंजाइश है? अच्छा जी, और बस सर जी, थैंक यू। अच्छा देखिए, स्पाउस वीजा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अब इमिग्रेशन रूल्स का हिस्सा हैं।
अब इमिग्रेशन रूल्स के अंदर जो चीज़ कह दी जाती है, अगर उसके अंदर बताया गया कि आपको 6 महीने की पे स्लिप्स चाहिए, आपको एम्प्लॉयर का लेटर चाहिए, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो प्रूव करता है कि आपकी कितने आवर्स की जॉब है, कब पक्की जॉब है कि नहीं, या प्रोबेशन पे हैं, आपकी वेजेस उसमें कितनी बनती हैं, ये सारा कुछ जो है ये आपकी इमिग्रेशन रूल्स की रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है। सो अगर वहाँ पे आपसे 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स मांगी जा रही हैं, 6 महीने की पे स्लिप्स मांगी जा रही हैं, तो आप उसको 6 महीने के लिए ही प्रोवाइड कीजिए। आप उसमें ये नहीं कर सकते कि अच्छा जी 5 महीने हुए तो कमी बेशी कर दो, फिर आपको 1 महीना और इंतजार करना पड़ेगा। जब आपकी 6 महीने की हो जाती हैं तब अप्लाई कीजिएगा। एक सिंपल चीज़ ये याद रखिए, एक आप क्यू में लगे हुए हैं, सबके काम हो रहे हैं, एक दरवाजे से आपने अंदर जाना है, सबके काम हो रहे हैं, आप उस क्यू में लग के चले जाएं। आप जब अपने आप को एक क्यू से हटा के अलग खड़ा कर देते हैं, एक सर्च लाइट आपके ऊपर पड़ जाती है और आप कहते हैं कि जी देखो मुझे डिफरेंट ट्रीट करो। अब डिफरेंट ट्रीट करने में आपको इमिग्रेशन रूल्स का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। सो इसलिए कोशिश करें कि कानून के मुताबिक जो रूल्स कहते हैं अगर आप उसको फॉलो करेंगे आपका काम ज्यादा स्मूथ तरीके से हो जाएगा। सो इसमें कोई कमी बेशी की गुंजाइश मुझे तो नजर नहीं आती। अगर 6 महीने का वो आपसे मांगते तो आप उनको 6 महीने का ही एविडेंस दीजिए, अदरवाइज अपनी एप्लीकेशन मत कीजिए क्योंकि वो उसको रिफ्यूज कर देंगे। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक सर। नजीन, अब दूसरी ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर जो बाकी सवाल जवाब आएंगे उनको सुनते हैं। अभी थोड़ी सी ब्रेक में चलते हैं और फिर जल्दी से वापस आते हैं। मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद दोबारा।